अब फर्स्ट में लिखा हुआ अंडरस्टैंड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मे बी टेकन एज द पॉइंट एट अ सिंगल पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अंडरस्टैंडिंग हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में होती है हमें, ठीक है। डिफाइन एंड अप्लाई द मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अंडरस्टैंड अ कपल हमारे पास क्या होगा, और हमारे पास फर्दर टॉर्क ऑफ कपल, हमने इन 4 लर्निंग आउटकम में हमने इसको फोकस करना है पहले, और फिर बाद में हम उस दूसरे पे आते हैं कि इक्विलिब्रियम की फर्दर कंडीशंस क्या होती हैं, और ट्रायंगुलर फोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्या आता है उसके अंदर, वो चीज़ें फिर बाद वाली क्लास में हमारे पास हम करेंगे। अच्छा बेटा, ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर इम्पोर्टेंट इस सेंस में कहूँगा कि बेसिकली क्वेश्चन कहा जाए तो होते हैं, क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और आपके फर्स्ट 21 MCQ आपके बेटे वर्क एनर्जी पावर तक बन रहे हैं। इसका मतलब वर्क एनर्जी, इसके बाद वाला चैप्टर वर्क एनर्जी, वो वहां तक अगर हो जाए तो आपका आधा सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है। और फिर हम दूसरी चीजों पे आना शुरू होते हैं। तो पहली चीज हमारे पास क्या है, वो डेफिनेशन में जो लिखी हुई दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो पहले उसी को फोकस कर लेते हैं, व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई हम हर जगह पिवट पॉइंट ले लिया जाए तो हमारे पास क्या चेंज आएगी फर्दर किसी भी चीज़ या मोमेंट के अंदर, या ठीक है। फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटा उस पॉइंट को कह रहे होते हैं जहाँ पे वेट लग रहा होता है, किसी अपीयर्स टू एक्ट, यानी कि टोटल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू एक्ट, ठीक है। हमारे पास ओवरऑल अगर आप देखते हो तो उठा लूँ मैं। अच्छा, अब बेटे हमारे पास अब पहली चीज ये अंडरस्टैंड का वर्ड लिखा हुआ है, डिफाइन का वर्ड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं जिसके साथ डिफाइन का वर्ड यूज हो जाए। बेटे डिफाइन का वर्ड यूज होगा, इसका मतलब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसके थ्रू आपने डिफाइन करना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में क्या है, मीनिंग ऑफ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू एक्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी अगर मैं ये इफ आई कंसिडर दिस इज अ ब्लॉक ले लिया, या मैंने कोई प्लैंक ले लिया, या रॉड ले लिया, रॉड में बेटा ये सारे मॉलिक्यूल्स मैंने डिफरेंट शो किए हैं विच आर अरेंज्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। अब हर किसी का मैस है, तो हर किसी का मैस, तो अर्थ इज पुलिंग इट टुवर्ड दिस इटसेल्फ। तो सारों का जो वेट है वो डाउनवर्ड शो किया मैंने, वेट डाउनवर्ड शो किया भाई सारों का, इस सारों का डब्ल्यू शो किया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको मैं यहाँ पे किसी वेज के ऊपर रखता हूँ तो हम ये देखते हैं इस प्लैंक में टर्निंग इफेक्ट आता है इस डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास यहाँ पे या इस तरफ लग रही है, किसी इस रीजन में लग रही है जो फोर्स अप्लाई कर रही है, और इसको डेफिनेटली टर्निंग इफेक्ट इस डायरेक्शन में ले आ रहा है। और अगर मैं इसको वेज को इफ आई प्लेस एट दिस पोजीशन, फिर हम देखते हैं इसमें टर्निंग इफेक्ट इस डायरेक्शन में आता है। इसका मतलब है इसका वेट किसी इस जगह पे लग रहा होगा, और फिर वही प्लैंक है। अगर इसके मैं बिल्कुल सेंटर में मैंने इसको यहाँ पे रखा, अब कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आ रहा, ना इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है ना इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। अगर कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब इन सारों का हमारे हमारे पास जो रिजल्टेंट इफेक्ट आ रहा है वो एक पॉइंट पे आ रहा है, और उसी पॉइंट को आपने पिवट बना दिया है। ऑल्दो इट्स वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, but same force is being applied by this plank in upward direction to counterbalance its weight, जिसे आप नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हो। तो बैलेंस होगी बेटा, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट के लिए मोमेंट के लिए फोर्स टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं बनता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे कोई चीज बैलेंस हो जाए, जहां पे कोई चीज बैलेंस हो जाए, उसमें टर्निंग इफेक्ट ना फर्दर आ सके, ठीक है। अबाउट दैट पॉइंट, तो पॉइंट वेयर होल weight of an object appears to act is CG। आप CG कैम्ब्रिज में लिख सकते हो, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम PD लिख लेते हैं, इसके लिए आप CG लिख सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेगुलर ऑब्जेक्ट होगी उसका हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल सेंटर कैसे हो सकता है, अगर इफ दिस इज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल है and meter rule has a total length of 100 centimeter, if this is uniform the center of gravity should be at 50 centimeter mark। अगर हाफ मीटर यूनिफॉर्म है 25 पे आ जाएगी। इफ दिस इज यूनिफॉर्म ट्रायंगल प्लेट इसकी थिकनेस थ्रोट क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, जहाँ पे सारे पॉइंट मीट करते हैं,
वो हमारे पास क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। इफ दिस इज यूनिफॉर्म, यानी थ्रू आउट उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है, स्क्वायर्ड या रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स आ गई। इफ दिस इज अ यूनिफॉर्म रिंग, क्योंकि रिंग के ऊपर डेफिनेटली कोई यहाँ पे जैम वगैरह कोई लगा हो, तो वो यूनिफॉर्म नहीं, दिस इज यूनिफॉर्म, हर जगह बिल्कुल इसकी थिकनेस सेम है। तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, सिमेट्रिक सेंटर क्या बनता है, सेंटर, तो सेंटर ऑफ रिंग हो गया बेटे इसके। ठीक। तो हमारे पास ये तो हो गया यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट अगर होगी या रेगुलर ऑब्जेक्ट होगी तो उसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर उसके सेंटर पे होता है। और अगर हमारे पास कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, when object is freely suspended its center of gravity is always below the point of suspension। फ्रीली सस्पेंडेड कोई भी चीज है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उसके नीचे होगी। क्या मतलब, हमारे पास सपोज करते हैं कि हमारे पास डायग्राम वहीं से स्टार्ट करना, और शू मैटर था, मैंने इसके इस पॉइंट पे सस्पेंड कर दिया विद, ठीक है, डिफरेंट होल्स लगाए हुए थे, इस पॉइंट से सस्पेंड किया एक नील के थ्रू चले। अब हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी हमेशा इस पॉइंट के नीचे होगी, इसी लाइन के ऊपर होगी, दिस प्लम लाइन एक्चुअली ना, प्लम लाइन को हम कैंसिल आउट करते हैं। हमारे पास इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी हमेशा इस डॉटेड लाइन के ऊपर कहीं होगी, इसके ऊपर किसी न किसी एक जगह इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन के ऊपर होगी हमेशा। फ्रीली सस्पेंडेड ऑब्जेक्टिव हमारे पास जिस बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होती है। इस तरह लैमिना की एग्जांपल आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते रहे हो बेटा। सपोज इफ दिस इज अ लैमिना, ये कोई भी रेगुलर शेप लैमिना कंसीडर कर लिया सपोज, अगर आपने इसको यहाँ से सस्पेंड किया बेटे, ठीक है, तो हमारे पास इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आ रही है वो हमारे पास इसी लाइन के ऊपर किसी जगह लाई है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी इसकी इसी लाइन के ऊपर किसी लाइन के ऑब्जेक्ट के ऊपर अलोंग दिस लाइन होगी बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो वी कैन राइट यहाँ पे या यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज somewhere along this line below point of suspension। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट बेटा ये आता है कि अगर हमारे पास इरेगुलर ऑब्जेक्ट होगी, जैसे ये भी इरेगुलर थी, जैसे ये भी इतनी रेगुलर नहीं थी, तो इसको हमेशा आपने प्लम लाइन मेथड से आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, प्लम लाइन मेथड जो लेमिना का मेथड आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है सस्पेंड करके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ irregular objects is obtained by freely suspension plumb line method। फ्रीली सस्पेंशन प्लम लाइन मेथड लैमिना का मेथड जो है, ठीक है, जो आपने पढ़ा हुआ ना लैमिना का मेथड प्रीवियस क्लास में बेटा वही है। और लैमिना किसे कहते हो, लैमिना कहते हैं हर वो चीज जिसकी थिकनेस निग्लिजिबल हो एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ डायमेंशन। लीफ को लैमिना कह रहे होते हैं, आपका पेपर लैमिना होता है, कार्डबोर्ड लैमिना होता है, कोई भी शीट जो होगी बेटा इसकी थिकनेस देखो काफी कम होती है उसकी रेड, आपका व्हाइट बोर्ड स्कूल में लगा लैमिना क्योंकि इसकी थिकनेस काफी कम है एज कम्पेयर टू लेंथ एंड विड्थ, लैमिना मेथड। और अगर हमारे पास पिवट पॉइंट ना गिवन हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पिवट लेके आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें हमने टर्निंग इफेक्ट नहीं किया अभी तो वो बाद में फिर लिखूंगा। अब हमारे पास फर्स्ट लर्निंग आउटकम जो है दैट शुड बी, दैट इज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। अब डिफाइन एंड अप्लाई द मोमेंट ऑफ फोर्स। सो अब लर्निंग आउटकम हमारे पास आ गई, दिस इज द मोमेंट को आप डिफाइन किस तरह करोगे मोमेंट ऑफ फोर्स को। अब मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या बेटे, फोर्स अप्लाई करते हो
ठीक है, और फोर्स जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है और जिस पॉइंट की गिर्द कोई चीज घूमती है, वी कॉल इट पिवट या एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों में लाजमी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा होता है। अगर आप उस फोर्स को उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे कह देंगे हमारे पास क्या आएगा, दिस इज मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance from the point of application of force to the axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट एक ही चीज है, और पिवट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, सिंबल इसके लिए यूज करते हैं, और के लिए वो यूज कर, एक्चुअली ये सिंबल है बेटे, यू आर ऑल फैमिलियर विद दिस फॉर्म, ये चीज इस नाम बनाई है। ठीक है, हमारे पास प्रोनाउंस इसको करते हैं बेटा हम TAU, टाउ नहीं पढ़ना, TAW पढ़ा जाता है वैसे, लेकिन लिखने में TAU आता है। क्यू कह लो म्यूट है, TA टॉ इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला इसका जो हो जाएगा, दिस इज अ प्लैंक। अब हमारे पास इसमें पिवट पॉइंट इज प्रोवाइडेड टू अस, दिस इज द पिवट पॉइंट, पिवट दे दिया गया। ठीक है, और फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो बेटा, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अब पिवट और फोर्स के दरमियान डिस्टेंस लेने के लिए अगर पेपर में ना भी किसी को समझ आ रहा हो, तो बेटे आपने हमेशा एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू द फोर्स और पासिंग द पिवट। अब ये पिवट में लाइन एक ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू द फोर्स, मैंने ये लाइन ड्रॉ की है विच इज पैरेलल टू दिस फोर्स एंड इज पासिंग द पिवट। अगर फोर्स को भी एक्सटेंड कर दूं मैं यहाँ पे, अब दोनों में ये परपेंडिकुलर सेपरेशन बेटे डिफाइन हो रही है, दोनों में परपेंडिकुलर सेपरेशन आ रही है, ये डी हो। तो आप क्या करोगे, इस फोर्स को अगर इस डी से मल्टीप्लाई कर देते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये तो सिंपल फॉर्मूला जो हम प्रीवियस क्लास में ही पढ़ते हैं, तो हम इस केस में लिखें टॉ इक्वल्स टू FD हो गया। ये बेटा सिंपल था, लेकिन अगर फोर्स जो है इट इज मेकिंग सर्टेन एंगल विद द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमारे पास फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है, तो सेकंड क्या है, इफ force F makes an angle theta with the distance from pivot, ठीक है। अब वही हमारे पास क्वेश्चन है बेटे, जैसे ये केस है। ठीक, अभी एक ही सूत्रचाल ले रहा हूँ। अब बेटे हमारे पास फोर्स फोर्स क्या है यार, ये वाला, ये फोर्स होगी, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। डिस्टेंस देख लो डी कहाँ पे है बेटे, और फोर्स क्या है, फोर्स और डी के दरमियान एंगल जो आ रहा है हमारे पास थीटा डिफाइन हो रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है ये, अब परपेंडिकुलर नहीं है बेटे ये। ठीक है ना, this f is not 90 degree to this one, it is at an angle which is less than 90 degree in this case। तो अब ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में क्या करोगे, फोर्स को बेटे आप रिजॉल्व करोगे। ये इस तरह नहीं तो हमारे पास इस तरह भी हो सकता है, ये भी ले सकते हो बेटे। अब एफ इस तरह होगी, ये फोर्स एफ होगी, और एंगल जो थीटा लग रहा है हमारे पास वो फोर्स, दिस इज द एंगल थीटा। ये अब ये सारी चीज, आप डिस्टेंस और एफ के दरमियान देखो एंगल 90 नहीं आ रहा इन एग्जांपल्स के अंदर, तो बेटे ऐसे केसेस में क्या करना है, आपने रिजॉल्व करना है एफ को, और उसका कंपोनेंट देना है विच इज 90 डिग्री टू दिस डिस्टेंस डी फ्रॉम द पिवट। एंड इफ आई रिजॉल्व दिस एफ, बेटा ये क्या हो गया, कंपोनेंट ये हो गया, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट। अब इफ दिस इज थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा।
अगर ये थीटा, तो एंगल के सामने वाली साइड जो होती है दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट होता है, विच इज ऑलवेज साइन फंक्शन। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो सामने वाली साइड है हमारे पास एंगल के सामने ऑपोजिट होता है, दिस इज साइन फंक्शन, दिस एफ साइन थीटा। अब बेटे एफ साइन थीटा जो है ये को 90 डिग्री टू दिस डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, ठीक है। सिमिलरली वी कैन आल्सो रिजॉल्व इट लाइक दिस वे, आप इस तरह भी तो रिजॉल्व कर सकते थे। इसका एक कंपोनेंट ये वाला हो गया, सेकंड कंपोनेंट इज दिस वन। अब एंगल के सामने ये वाली साइड आ रही है, ठीक है, तो हमारे पास ये दिस इज एफ साइन थीटा हो गया, और दूसरा हमारे पास एफ कॉस थीटा और लॉन्ग आ रहा है, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है बेटे। इफ यू विश टू राइट यू मे राइट, के अगर लिख दो दिस एफ कॉस थीटा, ये मैं लिख देता हूँ एफ कॉस थीटा। सिमिलरली हम यहाँ पे अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं, इस वाले केस को इसको रिजॉल्व करें, तो हम इस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं बेटा, ये हमारे पास एक कंपोनेंट हो गया, दिस इज द सेकंड वन। इफ दिस इज थीटा तो दिस इज आल्सो थीटा। अब ये जो कंपोनेंट है एंगल के सामने आ रहा है, एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, साइन का फंक्शन होता है, तो वी कैन राइट दिस इज एफ साइन थीटा। सिमिलरली हम इस वाले को भी रिजॉल्व कर सकते थे बेटे, इसको मैं रिजॉल्व करूं तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक ये कंपोनेंट हो गया, this is another component. So this is f cos of theta and this is f sin theta. अच्छा, अब ये जो कंपोनेंट है हमारे पास, अब विच इज 90 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज एफ साइन थीटा। यहाँ पे क्या बना है एफ साइन थीटा, यहाँ पे क्या बना है एफ साइन थीटा। हाँ, अब माइंड में आ रहा है सर ये फोर्स तो यहाँ लग रही है, डिस्टेंस तो आपने ये लिया हुआ है। बेटे जहां फोर्स लग रही होती है उसके दोनों कंपोनेंट भी वहीं लगते हैं। ये फोर्स यहाँ नहीं लग रही है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट ये नहीं है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट जो आ रहा है वही सारा ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला, क्योंकि जहां फोर्स लग रही है ये तो मैंने बनाई यहाँ पे, आप यहाँ इस तरह देख लो आप, ठीक है। तो जहां पे एक फोर्स लग रही होती है उसके दोनों कंपोनेंट भी वहीं लग रहे होते हैं, क्योंकि जो फोर्स आपको एफ लग रही है वो रिजल्टेंट फोर्स है। अगर वो रिजल्टेंट फोर्स है, दोनों कंपोनेंट उस जगह लगे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स डिफाइन हुई है ना। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है कि अगर हमारे पास force is not perpendicular to distance from the pivot, so you need to resolve it and consider a component which is 90 degree to the distance from the pivot, multiply that component with the distance from the pivot, ठीक है। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं, मोमेंट का फॉर्मूला क्या इसमें हो जाएगा, दिस अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस विच इज टेकन फ्रॉम द पिवट, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। तो फॉर्मूला क्या हो गया, दिस इज इस केस में बेटे ये वाला हमारे पास बन रहा है एफ साइन थीटा इन एवरी एग्जांपल विच आई कोटेड अबव, डिस्टेंस डी ही है। तो इसको फर्दर आप लिख सकते हो अगर आप लोग, तो दिस इज एफ डी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 हो तो साइन 90 वैसे क्या होता है 1 होता है, तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा एफ डी, वही जो ओलर में पढ़ा था एफ डी, फॉर्मूला वही रह जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला वही एफ डी रह जाएगा, क्योंकि वहां पे एंगल वैसे ही 90 आ रहा होता था। और अगर थीटा की वैल्यू जैसे इस केस में 90 बन रही है ना, अब एफ और डी में डिस्टेंस कौन सा आ रहा है, दिस इज 90। अगर 90 है तो यहाँ पे 90 पुट करो, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो एफ डी फॉर्मूला ही रह जाएगा, ठीक। अच्छा जी, फॉर्मूले के बाद बेटे इसके आगे यूनिट्स, इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस, और इसके हम जो डायरेक्शन ले रहे होते हैं वो क्या ले रहे होते हैं, मोमेंट की टर्निंग इफेक्ट है ना बेटे, तो टर्निंग इफेक्ट या क्लॉक की डायरेक्शन में होगा या अगेंस्ट होगा। अब यूनिट इसके न्यूटन मीटर हो गए, लेकिन इस न्यूटन मीटर को आप जूल के केवल नहीं लिख सकते, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला भी एफ डी होता है, लेकिन वहां पे हम जूल के केवल न्यूटन मीटर को ले लेते हैं, क्योंकि वो स्केलर है, ये वेक्टर है। तो डायरेक्शन जो हम ले रहे होते हैं वो हम या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के इस लेवल पे सारों को पता होता हो, लेवल हो, तो उसमें मुझे बताना भी पड़ेगा क्लॉकवाइज क्या है या एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ठीक है। या वहीं से मैं जल्दी से उठा के यहाँ लिख दूँ, ये हो गया। अब मैंने ये क्लॉक शो की आपको, क्लॉक इस डायरेक्शन में जा रही होती है,
अब ये बेटा एक प्लैंक शो किया हुआ है, ये दरमियान में पिवट है, डिफरेंट फोर्सेस F1 F2 F3 F4। अब F41 फोर्स के F1 ये वाली फोर्स है, किस तरफ लग रही है? अपवर्ड, अपवर्ड फोर्स है। पोजीशन फ्रॉम द पिवट, क्या पिवट पॉइंट ये उसके लेफ्ट साइड पे लग रही है, लेफ्ट ऑफ पिवट। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन मूव कराएगी? इस डायरेक्शन विच इज क्लॉकवाइज। F2 फोर्स क्या है? डाउनवर्ड लग रही है, किस तरफ लग रही है? लेफ्ट ऑफ पिवट पे डाउनवर्ड। तो दिस फोर्स विल कंपेल इट टू मूव इन दिस डायरेक्शन विच इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तीसरी फोर्स हमारे पास जो आ गई इसके अंदर, दिस इज F3, किस डायरेक्शन में लग रही है? डाउनवर्ड टू द राइट ऑफ पिवट, किस डायरेक्शन में लेके जाएगी? इस डायरेक्शन में। F3 डाउनवर्ड, राइट ऑफ पिवट क्लॉकवाइज हो गया। F4 फोर्स क्या है? अपवर्ड लग रही है, राइट ऑफ पिवट पे, किस डायरेक्शन में मूव कराएगी? दिस इज व्हिच इज एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आपको पेपर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पता ही ना चल रहा हो, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पता नहीं चल रहा, तो फिर आपने इसको किस तरह करना है? जैसे कि क्वेश्चन में देखूं, टू गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहाँ फोर्स लग रही है। अब जैसे ये एक साइकिल का जो चेन होती है बेटे, पैडल होता है, वो शो किया हुआ है, चेन तो शो नहीं, के पैडल शो किया हुआ है, यहाँ पर फोर्स लग रही है। पिवट पॉइंट अंडरस्टूड है, ये है। अब इनके मैंने एंगल वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ सपोज अगर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैसे मैंने लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला बनता है। अब कैसे बनता है? मैंने कहा यू ऑलवेज हैव टू ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द फोर्स एंड मस्ट पास टू द पिवट। ठीक है, पैरेलल टू द फोर्स पास टू द पिवट इज दिस लाइन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि व्हील बोरो है, वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो ये हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, तो इस वेट के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दोगे वे जो पिवट में से पास कर रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आ गया D1। अगर ये फोर्स लग रही है जो इस हैंडल पे एक्सर्ट करते हैं आपको डायरेक्शन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट लेना, तो ये नहीं कंसीडर करना शुरू कर देना, आपने इस फोर्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ये विच पासेस टू द पिवट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आपके पास डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। अब इस पे एक आध क्वेश्चन करते हैं बेटे। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन उसने ही कहा हुआ है, a rod PQ is attached at P to a vertical wall as shown figure 3.1। PQ is a, ठीक है, attached to point P, उसने क्या दिया? The length of the rod is 1.60, इसका मतलब 0.64 plus 1.6 9.6 1.60 हो गया। The weight of rod act at 0.64 from P, यहाँ पे 6 from P। The rod is kept horizontal and is in equilibrium by a wire attached to Q and to the wall at R। Attached to Q, जिसका स्ट्रिंग वायर हो गया जिसमें टेंशन फोर्स गिवन है। The wire provides a force F on the rod of 44 Newton at an angle 30 degree to the horizon। इसका मतलब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बेटे दिया हुआ है हमारे पास, which is 44 न्यूटन। कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसका मतलब हमें फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा इसके कंपोनेंट में। करूं तो एक कंपोनेंट ये वाला हो गया, ठीक है, ये, एंड लेट दिस इज द सेकंड कंपोनेंट। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल या तो बेटे आप ये वाला ले लो 60 डिग्री हो जाएगा, अगर ये नहीं लेते तो ये 30 आपको, वी कॉल देम ऑल्टरनेट एंगल्स। अब एंगल के साथ जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज बेस एंड बेस इज कॉस फंक्शन, तो ये वाली साइड जो हो जाएगी दिस इज 44 कॉस 30 डिग्रीज होगी। और ये एंगल के सामने जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट या परपेंडिकुलर विच इज साइन फंक्शन 44 साइन 30 डिग्रीज हो गया। ठीक है। अब उसने हमें कहा हुआ था कि आपने कंपोनेंट लेना है विच इज 90 डिग्री वर्टिकल, तो दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स जो हो जाएगा दिस इज रिप्रेजेंटेड विद F फॉर फोर्स, V फॉर वर्टिकल, बेटे हो गया F साइन 44 आ रहा है, और F की वैल्यू चलो हमारे पास है ही थी, दिस इज, नहीं यार सॉरी, 30 था एंगल, तो दिस इज 44 साइन 30, साइन 30.5 होता तो ये 22 आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ F, horizontal component of F, this is F cos 30 degrees। अब F की वैल्यू कितनी है? दिस इज 44 cos 30, cos 30 0.866 होती है, और 0.86 को अगर 38.1 आ जाए,
बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट पी, इसमें पिवट पॉइंट दे दिया गया पी, डिटरमिन द वेट ऑफ द रॉड। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास अगर इस डायग्राम को देखते हैं यार, वेट हमने निकालना है, तो दिस इज द पी इज द पिवट पॉइंट ना, तो दिस वेट विल कंपेल यू टू मूव इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज क्लॉकवाइज, तो ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जा रहा है। और ये जो फोर्स लग रही है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये फोर्स जो है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो व्हिच इज पास द पिवट परपेंडिकुलर सेपरेशन, ये आ रही है, ये फोर्स इसको कंपेल कर रही है मूव करने के लिए इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज एंटी क्लॉकवाइज। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करते हो दैट क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ऑल द प्रिंसिपल मोमेंट के क्वेश्चन अच्छे हैं। तो दिस इज clockwise moment equals to anti-clockwise moment। अब clockwise हमारे पास जो फोर्स लग रही है, दिस इज weight which we need to determine, and its weight is distance from the pivot is 0.64 equals to anti-clockwise force is 44 sin 30 which is the vertical, and we calculated its value which is 22। एक्चुअली चलें 22 नहीं लिख रहा मैं, यहीं से अब लिख रहा हूँ 44 sin 30 degrees, and its distance from the pivot is this one which is 0.64 plus 0.96। अब इसको आप सॉल्व करते हो तो आंसर बेटे 55 है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा क्या हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल मस्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द रॉड एट पी। अब इसको देखते हो, ये डायग्राम होगी यार। अब इस डायग्राम के अंदर बेटे अगर आप गौर से देखते हो तो क्या हमारे पास स्ट्रिंग वॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है। अब ये देखो, ये तो वेट था, ये हमारे पास इसके बराबर, अब वेट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 55। अपवर्ड फोर्स कितनी आई थी बेटे, किधर गया वर्टिकल, 22 थी यार, ये वाली। इसका मतलब ये है कि अगर ये 22 आ रही है, ये 22 न्यूटन आ रही है यार, वेट आप निकाल रहे हो 55 न्यूटन, तो अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो रिजल्टेंट फोर्स तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा, अब बेटे हमारे पास इसका मतलब है अपवर्ड एक फोर्स यहाँ पे लग रही होगी, ये फोर्स कौन सी होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगी, वॉल एग्जर्ट, हाँ ये फ्रिक्शन फोर्स है, अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ वॉल ऑन रॉड। कितनी होगी ये फोर्स, बेटे आप क्या करोगे यार, ये 22 है, ये 55 है, तो 55 में से 22 माइनस करते तो 33 बनेगा ना, तो ये आ गई 33 न्यूटन की हमें ये फोर्स मिली। दूसरा ये देखो, ये लेफ्ट साइड पे फोर्स लग रही है, ओहो सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत एरो बनाया हुआ बेटे, ये एरो सॉरी मैंने गलत बना दिया, मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, इसका एरो गलत है, ये यहाँ पे मिटना भी नहीं आता, यहाँ पे एरो ये, ठीक है ओके। अब बेटे हम सॉरी, अब ये हमारे पास एरो जो है, ये लेफ्ट साइड पे फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला 38.1। इसका मतलब है अगर ये 38.1 इधर लग रही है तो ये भी फोर्स लगाएगा 38.1 इन दिस डायरेक्शन, ये भी क्या होगी हमारे पास, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगी, फोर्स होगी, ठीक है, ऑफ ऑफ वॉल ऑन दिस वन, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 38.1 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करते हैं, वो तो हम तब नहीं करते जब सारी फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रही हों। यहाँ तो डिफरेंट पॉइंट पे लग रही हैं, तो मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होना जरूरी क्यों है। हमने उस ऑब्जेक्ट पे देख रहे होते हैं फोर्स जिस मर्जी पॉइंट पे लग रही है, उस ऑब्जेक्ट तो हमारे पास वही ली है ना हमने, यही इसी पे फोर्स देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स देखनी होती है, उस रिजल्टेंट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट पे होना जरूरी नहीं। अब अगर मैं प्रूव कर दूं पॉइंट भी प्रूव कर दूंगा यहाँ पे। अब आपने क्वेश्चन कर लिया, प्रूव कर देता हूँ बेटे। अब देखो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या बनता है, ये वाला बनता है, इन दोनों का ना, इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा ना,
अब बेटे जो आपने क्वेश्चन किया पॉइंट, तो पॉइंट भी निकल आता है। अब ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वेट को, लाइन को एक्सटेंड करो जरा, वेट की लाइन के ये मैंने एक्सटेंड की, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर आपकी डायग्राम ठीक बनी हो ना, ये इस लाइन को भी जरा एक्सटेंड करो, ये भी हो गया। ये पॉइंट है जहां सारी फोर्सेस लग रही हैं। ये फोर्स एफ भी इसी पॉइंट में से पास कर रही है, ये रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट में से पास कर रही है, जो एक्सर्ट कर रही है बॉल, वेट भी इस पॉइंट में से पास, एक ही पॉइंट आ रहा है। जो ट्रायंगुलर फोर्सेस में हम पढ़ते हुए वो पॉइंट भी निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, ये वाला फोर्स आ रहा है, पॉइंट एक ही आ रहा है, एक ही पॉइंट पे लग रहा है। लेकिन अभी तक हमने जो चीज किया है, या हम फोकस जो कर रहे थे पॉइंट, हम कॉन्करेंट पॉइंट निकाल लेते हैं एक्चुअली, लेकिन कॉन्करेंट पॉइंट अभी तक क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ाया भी नहीं। ठीक है, हमने सिर्फ ये पढ़ा कि अगर हमने टोटल फोर्स देखनी होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स यहाँ लग रही है, ये डाउनवर्ड लग रही है, इसका मतलब कोई और अपवर्ड फोर्स इसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है जो कि इसके वेट को बैलेंस कर रही है, जो कि ठीक है ना। दूसरी, अगर इस सब्जेक्ट पे ये रियल फोर्स मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ रिप्रेजेंट करते, ये लेफ्ट साइड पे फोर्स लग रही है जिसका मैग्नीट्यूड 38.1 था, तो इसका मतलब इस पे राइट साइड पे भी उतनी ही फोर्स लगेगी जिसका मैग्नीट्यूड 38.1 होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में होगी, अदरवाइज हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब हम फिर लिख सकते हैं इसके अंदर कि लेफ्ट साइड फोर्स 38.1 है, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ने करनी है। अपवर्ड फोर्स जो है हमारे पास वो जो लग रही है 35 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट साइड फोर्स ऑफ 38.1 न्यूटन must be balanced by right side force. Also, frictional force of 35 Newton is added to 22 Newton component of tension to balance downward weight. ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास आगे ऑन फिगर 3 ड्रॉ एन एरो टू रिप्रेजेंट द फोर्स दैट एक्ट ऑन द रॉड, लेबल दिस एरो विद एस। अब वो लेबल विद एस, एस से क्या है, वो यही बनता था बेटा, ये इसको अब लेबल कर रहे हैं, अब ये एस से चलो मैं यहीं पे लेबल कर दूं। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल मेटल बार पी क्यू of length 50.0 is hinged at P. The diagram shows a metal bar viewed from above. Okay. Two forces of 16 and 5 Newton, 5 and 16 Newton, are in a horizontal plane acted and Q as shown figure diagram. What is the total moment about P due to the forces? टोटल मोमेंट हमने देखना है क्या होगा। अच्छा, टोटल मोमेंट देखने के लिए यार ये फोर्स तो चलो 90 पे आया, शो भी किया है, इसको हम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्लॉकवाइज मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये फोर्स तो लग रही है, लेकिन ये इंक्लाइंड लग रही है, तो इसका मतलब ये है मेरे पास दो तरीके हैं इसको करने के। अब या तो हम क्या करें, ये अगर 90 का एंगल आता है हमारे पास, हम तो इसको रिजोल्व करके ये कंपोनेंट निकाल लें, या तो ये तरीका हो सकता है। ठीक है, या अगर हम फोर्स को मैं रिजोल्व कर दूं, फोर्स को ही रिजोल्व करूं, फोर्स को रिजोल्व करता हूं तो एक कंपोनेंट इसका ये वाला हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट इज दिस वन। ठीक है, अब ये 90 का बनना चाहिए बेटे, ये दो हमारे पास। अगर ये एंगल हमारे पास 30 डिग्रीज गिवन है, तो ये या तो 60 लिख लूं या इस एंगल को 30 लिख लूं। मैंने इसको 30 लिख लिया। अगर इसको 30 लिख लिया तो ये क्या हो जाएगा, 16.0 साइन 30 हो गया। अब ये किस डायरेक्शन में इसको मूव करवा रहा है, इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज।
तो अगर मैं इसमें देखूं क्लॉकवाइज, मैं अगर देख रहा हूँ बेटे मेरे पास, अगर देखता हूँ ये क्लॉकवाइज मोमेंट मेरा कितना बन रहा है, तो क्लॉकवाइज मेरे पास 5 न्यूटन की फोर्स है, डिस्टेंस मेरे पास 50 सेंटीमीटर है। तो नो नीड टू चेंज सेंटीमीटर इनटू मीटर, या रिजल्टेंट कहा हुआ तो कर ही लेते हैं। 50 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज किया तो 50 टाइम्स 10 टू रेज पर -2, टू के एंड में मीटर में गिवन था ना। 5 5 25, तो ये 400 टाइम्स -2 हो जाएगा, तो 4.0 न्यूटन मीटर हो। अब एंटी क्लॉकवाइज दिस वन, अब इसको अगर हम देखते हैं, दिस इज वेर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दिस इज 16.0 साइन 30 टाइम्स डिस्टेंस क्या है इसका भी 50 टाइम्स 10 टू रेज पर -2 होगा। दिस इज 50 टाइम्स 10 टू रेज पर -2, साइन 30.5 होता है, 8 5 सा 40। ठीक है, तो ये गलत लिखा है मैंने, 5 5 25 होता है, ये गलत लिखा है मैंने। 5 5 25 होता है, टाइम्स 10 टू -2, तो 50 टाइम्स 10 टू रेज पर -2 बनेगा ना। तो 50 टाइम्स 10 टू -2 तो 2.5 हो गया न्यूटन मीटर। और एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या होगा, दिस इज 8 हो गया, 8 5 40, ये 4 आ गया न्यूटन मीटर में, न्यूटन मीटर। अब उसने हमसे पूछा था टोटल मोमेंट अबाउट पी क्या बनता है। अब अगर आप टोटल मोमेंट देखते हो अबाउट पी, तो बेटे हमारे पास वो किस डायरेक्शन में बन रहा है, ये वैल्यू जो आ रही है 4 आई है, वैल्यू 2, वो बन रहा है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, 4.0 में से माइनस करोगे 2.5, तो दिस इज फर्दर 1.5 न्यूटन। ए आंसर।